हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक है, लॉ ऑफ टैक्सेशन से। देखिए, लॉ डिवाइड करता है टैक्सेस को दो तरीके से, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस उस तरीके के टैक्सेस होते हैं जो हर कमाने वाले व्यक्ति को डायरेक्टली और इंडिविजुअली टच करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये टैक्सेशन के ऐसे पिलर्स हैं जो जो भी कमाई करने वाला व्यक्ति है, जो भी सैलरी पा रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर एक बोझ या बर्डन की तरह होते हैं। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट और इंसिडेंस की बात करते हैं तो इम्पैक्ट का मतलब होता है कि किसके ऊपर लगा रहा है ये वाला टैक्स, और इंसिडेंस का मतलब होता है कि किसने भरा है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस के जो केसेस में ये दोनों ही व्यक्ति, जिसके ऊपर इम्पैक्ट लग रहा है और जिसके ऊपर इंसिडेंस जो भर रहा है, ये दोनों ही व्यक्ति सेम है। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस वो इंसान जिसकी सैलरी आ रही है वो डायरेक्ट सरकार को दे रहा है, कोई मिडल मैन इसके अंदर नहीं आता है जो आपसे टैक्स लेकर के सरकार को देगा, जैसे कि हम जीएसटी में देखते हैं। ठीक है, डेल्टन की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो डेल्टन ने कहा कि अ डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज्ड। इसका मतलब कि ये जिस व्यक्ति के पास चिट्ठी आई है टैक्स भरने की, वही टैक्स भरने जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति को वो शिफ्ट नहीं कर सकता अपना बर्डन। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हम कहते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या है? इंडिविजुअल अर्निंग्स पे लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या है? कंपनी के प्रॉफिट्स पे लगता है। इसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स बेच करके प्रॉफिट कमाते हो, मुनाफा कमाते हो, तो उस पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन की। तो देखो, ऐसे कुछ तो कारण होंगे ना जो ये सरकार के लिए भी फायदेमंद है डायरेक्ट टैक्सेस, और इंडिविजुअल्स के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, ये वो कौन से फायदे हैं जिसके कारण सरकार इस तरीके के टैक्सेशन को ऑप्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेशन है ये सिर्फ पैसा वसूलने के लिए नहीं है। ठीक है, इसके पीछे बहुत गहरे प्रिंसिपल्स हैं। अब हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को, ये जो प्रिंसिपल्स की लिस्ट लिखी हुई है 9, इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्रोग्रेसिव नेचर, मतलब सोशल जस्टिस का पिलर है ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है। कैसे? डायरेक्ट टैक्स जो है प्रिंसिपल ऑफ सेक्रीफाइस के ऊपर काम करता है। इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। हायर इनकम इज इक्वल टू हायर टैक्स। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, जो वेल्दी लोग होते हैं उन पर ज्यादा बोझ पड़ता है, वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं। ठीक है, और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई होती है ना वो कम होती है। इसका सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमी इन कलेक्शन। मतलब इसको जो कलेक्ट करने का खर्चा है ना सरकार का, सरकार जो बियर करती है इसको कलेक्ट करने के लिए खर्चा, वो बहुत ही नॉमिनल सा होता है, बहुत ही माइनर सा होता है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर होते हैं वो खुद अपनी डिटेल्स फाइल करते हैं और टैक्स डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्टेनिटी। तो ये जो प्रिंसिपल है ना ये सर्टेनिटी पे चलता है। ठीक है, टैक्स पेयर को पहले से पता होता है कि उसे कितना टैक्स देना है, कब देना है और कैसे देना है। ठीक है, इससे आपका बजट सही रहता है, ये तो है ही, लेकिन सरकार को भी पहले से पता होता है कि आने वाले साल में उसके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इलास्टिसिटी। मतलब ये जो है ना एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है सरकार के लिए। ठीक है, कैसे? कि अगर सरकार को अचानक से बहुत पैसे की जरूरत पड़ जाती है ना, तो वो जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा देते हैं और अपना रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोडक्टिविटी कहते हैं। भले ही डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो गिने चुने हैं हमारे पास, जैसे कि इनकम टैक्स है या कॉरपोरेट टैक्स है, पर ये इतना पैसा जनरेट कर देते हैं कि पूरे देश के पब्लिक वेलफेयर का काम आसानी से चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। अब ये जो लॉज है ना, जो भी टैक्सेशन के लॉज हैं डायरेक्ट टैक्स के, ये काफी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, टैक्स पेयर को ना अपना टैक्स कैलकुलेट करने में और उसे जा करके भरने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वीनियंस। तो
इसमें जो पेमेंट का शेड्यूल है ना, वो अक्सर तब रखे जाते हैं जब टैक्स पेयर के पास पैसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस समय टैक्स पेयर के पास पैसा होगा। और वो कब होता है? जैसे ही सैलरी आती है तब। इसीलिए उसी समय टीडीएस को काट लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिविक कंसाइंसनेस या फिर नागरिक जिम्मेदारी, पब्लिक स्पिरिट। देखो, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब आपकी पॉकेट से डायरेक्ट पैसा निकलकर सरकार की जेब में जाता है ना, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है, पब्लिक स्पिरिट टाइप का लगता है कि आप अलर्ट हो जाते हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूं, तो रोड क्यों नहीं बन रही है, या हॉस्पिटल में दवाइयां क्यों नहीं है, या मतलब इससे क्या होता है ना, लोगों में अकाउंटेबिलिटी की भावना आती है। ठीक है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनका पैसा जो है देश की डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है, और ये वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ, ये देश की डेवलपमेंट में ही लगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है ना, वहाँ अमीर और गरीब का क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ डायरेक्ट टैक्स ना एक टूल ऑफ इक्वलिटी की तरह काम करता है। ठीक है। ये टूल वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है, ताकि सबको उनकी जो भी बेसिक सी नीड्स है ना, वो सारी उनकी पूरी की जा सके। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये अमीरों से लिए जाते हैं और गरीबों को सब्सिडीज और इस तरीके जो स्कीम होती है, वेलफेयर स्कीम, इनके तहत उनमें बांटे जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनकी भी बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो पूरी होती हैं। ठीक। इसलिए जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो केवल वसूली नहीं है, बल्कि अवेयर सिटीजनशिप या फिर इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने में भी मदद करता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि कुछ नुकसान या चैलेंजेस क्या हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। देखो, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस के भी ना कुछ चैलेंजेस हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ और इकोनॉमिक्स में ना कोई भी सिस्टम जो होता है वो परफेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस भी इन्हीं तरीके से कुछ चैलेंजेस से गुजरता है। वो ये चैलेंजेस मैंने लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन इनकी देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट आता है अनपॉपुलैरिटी। इसका मतलब सबसे नापसंदीदा टैक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये डायरेक्टली हमारी पॉकेट को पिंच करते हैं, फिर हमें भी पिंच करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बोझ ना हमारी सैलरी पे इमीडिएटली और विजिबली होता है ना? कैसे? जब हमारी मेहनत की कमाई जो है उसका बहुत बड़ा पोर्शन सरकार की जेब में जाता है ना, तो हमें ये एक बोझ जैसा लगने लगता है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ना, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि जीएसटी, तो ये धीरे धीरे चोरी चुपके से ना हमसे ले लिया जाता है और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है। तो हमें दर्द भी कम होता है। मगर इनकम टैक्स जो है ना, डायरेक्ट हमें पता होता है कि इतना परसेंट कटना ही कटना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स इवेशन। इस टैक्स एवेशन का मतलब होता है चोरी की गुंजाइश है डायरेक्ट टैक्सेस में। क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में ना इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले चोरी करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसको हम खुद फाइल करने जाते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि हम अपनी इनकम को कम दिखा देते हैं, हम अपने फेक खर्चे दिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। अब जब तक जो हमारा सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा डिजिटल नहीं हो जाएगा ना, तब तक टैक्स इवेशन का खतरा जो है ना, ये एक प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। इसका मतलब होता है कि जो टैक्स अमाउंट है ना, वो फिक्स करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। टैक्स पेयर को ना अक्सर आईटी ऑफिशियल्स के ना चक्कर काटने पड़ते हैं, उनकी मदद लेनी पड़ती है। और इससे क्या होता है ना, ब्यूरोक्रेसी मतलब बाबूगिरी टाइप की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अनइकोनॉमिकल इन सर्टेन केसेस। वैसे मैंने आपको इसके एडवांटेजेस में बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना वो एफिशिएंट है। ठीक है। बहुत ही कम खर्चा आता है इसको कर मतलब वसूलने पे। मगर कुछ ऐसे केसेस है ना जहाँ पे ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। कब? देखो, अगर सरकार को ना हजारों ऐसे लोगों से टैक्स लेना पड़े जिनका जो टैक्स अमाउंट है ना बहुत ही छोटा है, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो आईटी ऑफिसर्स लगेंगे ना, और उनकी सैलरी देने के लिए ना बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा।
इसका मतलब हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अरेंज करवा रहे हैं जिन लोगों से, उनको सैलरी हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं जितना हम उन पॉपुलेशन से अर्न कर रहे हैं एज़ अ टैक्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हमें टैक्स कम मिल रहा है और उनको मेंटेन करने पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ये अनइकोनॉमिकल हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्ररी नेचर। कभी-कभी जो रूल्स है ना टैक्स के वो इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि टैक्स एक्सपर्ट ना उन्हें अपनी मर्जी से अप्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है? इससे कंफ्यूजन और बढ़ जाती है और कंफ्यूजन बढ़ती है तो करप्शन भी और बढ़ने लग जाता है, ठीक है? इसके बाद आता है हिंड्रेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, अगर टैक्स रेट बहुत हाई है ना, तो लोगों के पास सरप्लस इनकम जो है वो बचती ही नहीं है। जब पैसा बचेगा ही नहीं, तो लोग सेव क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ठीक है? तो जिससे देश का जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, वो रुक जाता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन कैपिटल। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते जाएँगे, तो वो अपना पैसा ना हमारे देश से निकाल लेंगे, ठीक है? और नई इन्वेस्टमेंट करने पे भी डरेंगे, ठीक है? और होगा क्या कि वो उन देशों के पास भागेंगे जहाँ पे टैक्स या तो कम है या तो नहीं है, ठीक है? इससे हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफिकल्टी रिगार्डिंग सोर्सेज़। बहुत बार ऐसी कन्फ्यूजन और डिफिकल्टीज आती हैं कि इसके सोर्सेज जानने में भी हमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट आ रहा है नैरो बेस। इसका छोटा दायरा है, ठीक है? इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है? और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जो अच्छा अमाउंट टैक्स देते हैं ना, वो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है? जो टैक्स पेयर हैं, जो अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, उनका बेस क्या है? बहुत ही नैरो है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है ना, टैक्स की जो थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है ना, उससे नीचे होते हैं। इसलिए देश को चलाने के लिए ना पूरा फाइनेंशियल बोझ जो है ना एक सिर्फ छोटे से माइनॉरिटी सेगमेंट पर आ जाता है जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना कि बहुत ही कम टैक्स आ रहा है और वेलफेयर करना है बहुत बड़ी लोगों का, तो इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो बेस है वो बहुत ही नैरो है। तो सारी चीजें देखने के बाद अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स ना एक नेसेसरी इविल की तरह है, ठीक है? इसके बिना सोशल जस्टिस नहीं हो सकता, ठीक? लेकिन इसके जो डीमेरिट्स हैं ना, वो सिस्टम को कभी-कभी स्लो और करप्ट बना देते हैं, ठीक है? इसलिए जो हमारा नया एक्ट आईटी एक्ट 2025 आया है ना, वो इन्हीं डीमेरिट्स को दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा है, ठीक है? अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि क्या डायरेक्ट टैक्स का जो नैरो बेस मैंने आपको अभी बताया था कि कम लोगों का टैक्स भरना इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? आप ये जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, आपका डाउट मैं सॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।